बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीराबाद एक छोटा सा और खूबसूरत गांव था। सईद इस गांव में रहता था। वो 15 साल का एक सेहतमंद और खूबसूरत लड़का था। जब वो 10 साल का था तो इसकी मां गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला होकर इस दुनिया से कूच कर गई थी। और इस वाक़या के ठीक 1.5 साल के बाद इसका बाप भी एक कुएं में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा था। और अब सईद इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया। वजीराबाद से 28 मील दूर शहजाद नगर नामी एक शहर था, जिसमें सईद की रिश्ते की एक चची रहती थी। अगर सईद चाहता तो वो अपनी चची के पास भी जाकर रह सकता था, मगर वो एक खुददार लड़का था। इसको ये बात गवारा नहीं थी कि वो किसी पर बोझ बने। इसलिए बाप का साया सर से उठ जाने के बाद उसने गुज़र औकात के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। वो गांव में एक शख्स के पास मुलाजिम हो गया। उस शख्स ने सैकड़ों तादाद में मुर्गियां पाल रखी थीं और उसका नाम रहीम था। रहीम मुर्गियों के अंडों का व्यापारी था और गांव वालों के हाथों मुर्गियों के अंडे फरोख्त करता था। उसने गन्ने के खेतों के दूसरी तरफ एक बहुत बड़े मैदान में काफी सारी जगह पर कब्जा कर रखा था, जहां पर जालीदार डरबों में मुर्गियां बंद होती थीं। इन डरबों के इतराफ में घास फूस और बांसों की मदद से एक चार दीवारी कायम कर दी गई थी। रहीम दिन भर अपना डेरा वहीं जमाए रखता था। वो चारपाई पर लेटे लेटे हुक्का गुड़गुड़ाता रहता और जब चिलम में आग सर्द हो जाती तो वो बड़ी काहली से उठकर मुर्गियों के डरबों का जायजा लेने लगता और वहां से अंडे उठा उठा कर एक टोकरी में जमा कर लेता। शाम होते ही वो अंडों की टोकरी उठाता। घास फूस की बनी हुई चार दीवारी में चौंके कोई बकायदा दरवाज़ा मौजूद नहीं था, इसलिए वो इसमें चारपाई खड़ी करके लगा देता और गांव में पहुंचकर वहां की गलियों में बुलंद आवाज से अंडे बेचता फिरता। इस कारोबार में इसे काफी फायदा हुआ था। जब इसके पास 4 पैसे जमा हो गए तो इसे मुर्गियों को दाना पानी देना, इनके अंडे जमा करना और अंडों को गली गली बेचना बुरा सा महसूस होने लगा और वो संजीदगी से सोचने लगा कि इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए इसे कोई मुलाजिम रख लेना चाहिए। इन्हीं दिनों सईद के बाप की मौत भी वाक़या हो गई थी, तो रहीम ने सईद से इस बारे में बात की। इसने सईद से कहा, देखो सईद, तुम्हारे बाप का साया सर से उठ चुका है। अब तुम्हें खुद ही ये जिंदगी गुजारना है, इसलिए तुम्हें मेहनत करना होगी। इस मेहनत का मुआवजा हासिल करके ही तुम अपना पेट पाल सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने मुर्गी खाने में नौकरी दे सकता हूँ। अंधे को क्या चाहिए था? 2 आंखें। सईद ने फौरन हामी भर ली और यूं वो रहीम के मुर्गी खाने में मुलाजिम हो गया। वहां पर बड़ी मेहनत से काम करने लगा। रहीम ने मुर्गी खाने में ही एक साइबां बनवा लिया था और वह सारा दिन चारपाई पर लेटा हुक्के की नए मुंह में दबाए सईद को मुर्गी खाने में काम करता देखता रहता था। दिन यूं ही गुजरते रहे। सईद इस नई मसरूफियत से बेहद खुश था। जब शाम को वो अंडों की टोकरी उठाए गांव की गलियों में अंडे फरोख्त करने के लिए सदाएं लगाता तो गांव वाले इसकी बेहद तारीफ करते कि माँ बाप के मरने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। रहीम अपनी जगह खुश था कि सईद ने आकर इसके कारोबार को मजीद चमका दिया है। इसकी बेहतर देखभाल ने मुर्गियों को भी बेहद मसरूर कर दिया है। वक्त पर दाना पानी मिलने पर वो खुश होकर जोर जोर से कुड़कुड़ा कर अपने पर फड़फड़ाती थीं और अब इनके अंडे भी ज्यादा बड़े और खूबसूरत होने लगे, जिन्हें गांव वाले बड़ी खुशी से खरीदते थे। मगर ये न जाने किसकी बदकिस्मती थी कि गांव में एक रात बड़े जोर की बारिश हुई। किसान बेहद खुश थे कि बारिश इनकी फसलों के लिए बेहद मुफीद होती है।
मगर रहीम इस बारिश से बेहद खौफजदा और फिक्रमंद हो गया था। वो जानता था कि अक्सर बारिशों के बाद मुर्गियों की एक वबाई बीमारी फूट पड़ती है, जिसकी लपेट में आकर मुर्गियां चूं भी नहीं करती, पट से मर जाती हैं। बूंदाबांदी शाम से शुरू हुई थी। रहीम ने झट अपना एक पुराना सा स्याह रंग का संदूक निकाला और इसमें से एक पोसीदा सी किताब निकाल कर जल्दी जल्दी इसके वर्क उलटकर एक जगह रुक गया। फिर इसने अपने कान में अटकी हुई पेंसिल, जिससे वो अंडों का हिसाब किताब लिखा करता था, निकाल कर एक कागज के पुर्जे पर इस किताब से कुछ दवाइयों के नाम लिखकर सईद को पंसारी की दुकान की तरफ दौड़ाया। इसने सोचा था कि रात भर इन दवाइयों को बनाएगा और सुबह होते ही मुर्गियों को एक एक खुराक खिला देगा, ताकि ये अंदेशा ही ख़त्म हो जाए कि वबाई बीमारी फूट पड़ने की वजह से मुर्गियों का खात्मा हो जाएगा। वो तमाम रात मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की छान फटक में गुजर गई। सईद अपने घर भी न जा सका। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। रात के पिछले पहर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी भी तो तूफान शुरू हो गया। बाहर से अजीब तरह का शोर बुलंद होता रहा। रहीम का मकान था तो पक्की ईंटों का, मगर बावर्ची खाने की दीवार चिकनी मिट्टी की बनाई गई थी, जो रात को ही गिर गई थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई। रहीम ने स्याह रंग की गोल मिर्चों के बराबर गोलियों के बर्तन को अपने हाथ में पकड़ा और सईद को लेकर अपने मुर्गी खाने की तरफ चल दिया। बारिश थम चुकी थी, मगर बाहर जगह जगह पानी के तालाब बने हुए थे। इन्हें कई टूटे हुए मकानात की दीवारें भी नजर आईं। वो कीचड़ से बचते बचाते तेज तेज कदमों से मुर्गी खाने की तरफ जा रहे थे। गन्ने का खेत पार करके जब वो मुर्गी खाने के करीब पहुंचे तो मुर्गी खाने में मुकम्मल खामोशी थी। रहीम का जी धक से रह गया। वो झपट कर अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर इसके हाथों के तोते उड़ गए कि तमाम मुर्गियां अपने डरबों में मुर्दा पड़ी थीं। बारिश का पानी डरबों में दाखिल हो गया था और मुर्गियां सर्दी से अकड़कर मर गई थीं। रहीम सर पकड़कर बैठ गया। इस वाक़े के बाद जाहिर है सईद को भी इस मुलाजमत से हाथ धोने पड़ गए थे, इसलिए वो कोई दूसरा काम ढूंढने में मसरूफ़ हो गया, मगर इसे कोई कामयाबी ना हुई। आखिर बहुत सोच विचार के बाद इसने एक फैसला कर लिया। वो गांव के इन लोगों से मिला जिनके पास भेड़ बकरियां और दूसरे जानवर थे। इसने इनसे कहा कि वो इनकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करेगा। गांव वाले उसकी बात बड़ी खुशी से मान गए थे। उन्होंने पहले इस काम के लिए एक चरवाहा रखा था, मगर वो चरवाहा पक्का बेईमान साबित हुआ। वो भेड़ बकरियों का दूध निकाल कर दूसरे गांव में फरोख्त करने लगा था। गांव वालों को उसकी इस हरकत का पता चल गया। उन्होंने उस चरवाहे को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर पहले तो इसकी खासी मुरम्मत की और इसके बाद गांव के हजाम को बुलाकर इसको गंजा करवाया। फिर इसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर उसे गांव से रुखसत कर दिया। वो लोग इस बात पर बहुत खुश थे कि उन्होंने इसकी बेईमानी पर इसे बहुत अच्छी सजा दी है। मगर जब शाम हुई तो इस कुमार को, जिसका वो गधा था और जिस पर बेईमान चरवाहे को सवार करके गांव से निकाला गया था, ख्याल आया कि वो चरवाहा तो इसका गधा भी ले गया है। तो वो रोता पीटता गांव के नंबरदार के पास पहुंचा। कुमार की दास्तान सुनकर नंबरदार गांव वालों की सादगी पर बहुत हंसा और फिर इसने अपने पास से इस कुम्हार को गधे की कीमत अदा कर दी थी। बहरहाल इसके बाद गांव वालों ने कोई दूसरा चरवाहा नहीं रखा था, मगर जब इन्होंने ये देखा कि सईद इस काम के लिए आमादा है तो वो झट राजी हो गए, क्योंकि इन्हें सईद की ईमानदारी पर पूरा पूरा भरोसा था। सईद बहुत मेहनती लड़का था। वो सुबह सवेरे उठकर नमाज से फारिग होकर अपने खाने पीने के लिए कुछ पकाता,
फिर सूरज के निकलते ही वो तमाम घरों से जानवरों को इकट्ठा करता और इन्हें एक लंबी सी छड़ी से हंकाता हुआ जंगल की सिमत रवाना हो जाता। वो फिर जानवर हर घर से 2 रुपया महाना वसूल करता था। इसका इरादा था कि जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो वो भी गांव में कुछ जमीन खरीद कर सब्जियों की काश्त शुरू कर देगा। तमाम भेड़ बकरियां घास से भरे हुए मैदान में बैठी आंखें बंद किए जगाली में मसरूफ थीं। इनसे जरा फासले पर एक बड़े से पत्थर पर सईद बैठा हुआ इन भेड़ बकरियों की तरफ देख रहा था। अचानक इनमें से 2 बकरे किसी बात पर नाराज होकर उछल कर खड़े हो गए और एक दूसरे को टक्करें मारने लगे। सईद ने उन्हें जाकर एक दूसरे से अलग किया। एक बकरा कुछ शरीफ सा मालूम होता था। वो सईद की मुदाखलत पर चुपचाप एक तरफ को जाकर बैठ गया, मगर दूसरे बकरे ने जरा पीछे हटकर एक भरपूर टक्कर सईद के जुड़ दी। सईद पीछे की जानब गिरते गिरते बचा। इसे बड़े जोर का गुस्सा आ गया था। उसने बकरे का कान पकड़कर इसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाया। बकरा मैं करने लगा। सईद ने इसका कान अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और इसे खूनखार नज़रों से घूरने लगा। अचानक वह चौंक पड़ा। इसके कानों में एक हल्के से धमाके की आवाज़ आई और फिर किसी जानवर के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें भी आने लगीं। सईद ये आवाज़ें सुनकर बेहद हैरतज़दा हो गया। इसकी नज़र जंगल की समत लगी हुई थी जो इससे थोड़े ही फासले पर था। इसने एक लम्हा के लिए कुछ सोचा, फिर वो जंगल की तरफ भागने लगा, क्योंकि चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें जंगल में से ही आ रही थीं। जंगल में दाखिल होते ही इसके हरकत करते हुए कदम एकदम साकत हो गए। वो हैरत और खौफ भरी नज़रों से इस बिन मानस को देख रहा था जो एक जमीन से उखड़े हुए दरख्त के नीचे दब कर दर्द के मारे चिल्ला रहा था। दरख्त का तना इसके सीने पर था और इस तरह इसके दोनों हाथ भी दब गए थे। जब वो मांस चिल्लाता तो इसके लंबे लंबे सफेद दांत चमकने लगते थे। सईद इसके कुछ और करीब हो गया। अचानक ही बिन मानस की नज़र सईद पर पड़ गई। इसने चीखना बंद कर दिया और सईद की तरफ इल्तिजा भरी नज़रों से देखने लगा। इसके मुंह से कराहें बदस्तूर जारी थीं। सईद को बिन मानस पर बहुत तरस आ रहा था। अगर बिन मानस के दोनों हाथ आज़ाद होते तो वो दरख्त को बड़ी आसानी से एक तरफ हटा देता, क्योंकि वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। लेकिन हाथ आज़ाद ना होने की बिना पर वो मजबूर हो गया था। सईद ने सोचा कि अगर वो कोशिश करे तो इस दरख्त को बिन मानस के ऊपर से धकेल कर दूसरी तरफ गिरा सकता है, मगर इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि आज़ाद होकर बिन मानस इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो शशोपन में मुब्तला हो गया। वो इस बात से बेखबर था कि वो ही बकरा जिसका कान पकड़कर इसने थप्पड़ मारा था, सर झुकाए दौड़ता हुआ इसके पीछे आ रहा था। सईद अभी यही सोच रहा था कि बिन मानस की मदद करे या ना करे कि बकरे की ताकतवर टक्कर इसकी कमर पर लगी। सईद के पांव जमीन से उखड़ गए। वो हल्की फुल्की गेंद की तरह उछलकर सीधा बिन मानस के ऊपर जाकर पड़ा था। इसका मुंह बिन मानस के बालों भरे सीने में धंस गया और उल्टे हाथ की कोहनी भी बिन मानस के खुले हुए मुंह में जा घुसी। बकरे ने फखरी अंदाज में गर्दन अकड़ाई, 2-4 दफा जमीन पर अगले पांव मारे, फिर एक उल्टी कलाबाजी खाकर अपने रेवड़ की तरफ भाग गया। सईद के पूरे जिस्म में खौफ और दहशत की एक लहर दौड़ गई थी। इसने बिजली की सी तेजी से बिन मानस के मुंह से कोहनी निकाली और जमीन पर दूसरे हाथ की हथेली टकाकर दूसरी तरफ लुढ़क गया और जमीन पर बैठकर बिन मानस की तरफ देखने लगा। बिन मानस इसकी तरफ रहम तलब नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने फिर तकलीफ से
चीखना शुरू कर दिया। सईद ने सोचा कि अगर बिन मानस इसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसकी कोहनी उसी वक्त अपने तेज दांतों से चबा डालता जब वो बकरे की जबरदस्त टक्कर की वजह से इसके ऊपर गिरा था और इसकी कोहनी बिन मानस के मुंह में चली गई थी। ये सोचकर उसने फैसला कर लिया कि वो बिन मानस की जरूर मदद करेगा। वो अपनी जगह से उठा, उसने दरख्त की तरफ देखा। वो एक घना दरख्त था और बारिश और तूफान की वजह से इसकी जड़ के करीब से मिट्टी हट गई थी, जिसकी बिना पर वो जड़ से उखड़कर बिन मानस पर गिर पड़ा था। सईद ने दरख्त की जड़ के नीचे अपने दोनों हाथ फंसाए और सांस रोक कर इसे उठाने के लिए जोर लगाने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने दरख्त को थोड़ा सा बुलंद करके बिन मानस के सर पर से गुजार कर उसे दूसरी तरफ जमीन पर गिरा दिया। दरख्त के हटते ही बिन मानस ने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर वो थोड़ा सा ही उठा था कि फिर से झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। शायद इसके सीने में चोट लग गई थी। सईद का डर अब दूर हो गया था। वो बिन मानस के करीब बैठ गया और धीरे धीरे इसके सीने को सहलाने लगा। बिन मानस के जिस्म पर बड़े बड़े खुरदरे बाल थे और इसके जिस्म से अजीब सी बू उठकर सईद के नथनों में दाखिल हो रही थी। थोड़ी देर बाद बिन मानस की हालत कुछ दुरुस्त हो गई थी। वो उठकर बैठ गया और तशक्कुर अमेज नजरों से सईद को देखने लगा। फिर इसने अपने बालों भरा हाथ सईद के शाने पर रख दिया, जैसे वो सईद की इसकी मदद और मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। सईद ने हौले से इसका हाथ थपथपाया और बोला, अच्छा मेरे दोस्त, अब मुझे इजाजत दो। फिर वो उठ खड़ा हुआ और वापिस चल दिया। बिन मानस की नजरें उसका ताक़ुब कर रही थीं। शाम होने वाली थी और सईद इस फिक्र में था सूरज डूबने से पहले तमाम जानवरों को लेकर गांव पहुंच जाए। भेड़ बकरियों के करीब पहुंचकर इसने एक जगह खड़े होकर हवा में अपनी छड़ी घुमाकर मुंह से एक जोरदार सीटी बजाई। वो जानवर जो इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, सीटी की आवाज सुनते ही अपने दूसरे साथियों से आकर मिल गए और फिर सईद उन्हें हाँकते हुए गांव की तरफ चल दिया। दूसरे दिन जब वो इन जानवरों को दोबारा लेकर इस मैदान में आया तो ये देखकर इसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही कि वही कल वाला बिन मानस एक पत्थर पर बैठा हुआ है। सईद अपनी जगह रुक गया। अब इसे बिन मानस से खौफ महसूस होने लगा था। वो बिन मानस इस पत्थर पर बैठा हुआ किसी देव की मानिंद नजर आ रहा था। सईद ने सोचा कि ये जानवर कितना खौफनाक है, न जाने ये यहाँ क्यों बैठा है। सईद को रुकता देखकर वो बिन मानस आहिस्तगी से अपनी जगह से उठा और अपने दोनों लंबे लंबे बाजू बड़े खौफनाक अंदाज में चलाते हुए सईद की तरफ बढ़ा। सईद को मारे खौफ के पसीना आ गया। उसने सोचा कि वहां से भाग जाए, मगर बावजूद कोशिश के अपने कदमों को हरकत ना दे सका। बस ऐसा ही मालूम होता था जैसे इसके पांव मन मन के हो गए हों। कल जब वो बिन मानस के ऊपर से दरख्त हटा रहा था तो न जाने वो कौन सा जज्बा था जिसने इसका खौफ दूर कर दिया था, मगर अब वो बेहद खौफजदा नजर आने लगा था। थोड़ी देर बाद बिन मानस इसके करीब पहुंच गया। इसकी चमकदार आंखें सईद के चेहरे पर गड़ी हुई थीं और सफेद दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। तमाम भेड़ बकरियां इस देव को देखकर इधर उधर भाग गई थीं। बिन मानस सईद के पास आकर रुक गया। फिर इसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। इस पर एक सुर्ख और सफेद सेब रखा हुआ था। सईद ने अपना लरजता हुआ हाथ बढ़ाकर वो सेब उठा लिया। बिन मानस खुश होकर दांत निकालने लगा। अब इनमें दोस्ती हो गई थी। फिर बिन मानस हर रोज सईद से इस जगह मिलने लगा। भेड़ बकरियां इधर उधर घास चरती फिरती थीं और सईद बिन मानस के साथ जंगल में घूमता फिरता था। अब इसे बिन मानस से जरा भर भी खौफ महसूस नहीं होता था।
दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कहानी का दूसरा हिस्सा हासिल करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।